हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर की, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 9-10 ईयर पहले हुआ था, मतलब 2015 समथिंग में ये पेपर हुआ था। ठीक है, तब का ये पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस भी कर लें, क्योंकि आगे भी राजस्थान एपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सोल्व करवाएंगे। और राजस्थान एपीओ, राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान जेएलओ, ठीक है, सारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये सारे सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी ऑलमोस्ट अपडेट्स आपको दी जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है लो पेपर फर्स्ट का कि जो कै एक कार्य साक्ष्य से करता है कि उसे सदोष लाभकारित हो, कै को सदोष हानिकारित हो। आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन ये कहा गया कि उसने उस कार्य को बेईमानी से किया। तो अगर हम इसका सेक्शन देखें, सेक्शन जो दे रखे हैं, ठीक है, तो देखो सेक्शन 21, सेक्शन 22, 23 और 24। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 24। फिर सेकंड है ए एंड बी आर जॉइंट जेलर and as such they have the charge of C, a prisoner alternatively for 6 hours at a time. A and B intending to cause death of C now linky cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish C with food supply to them for that purpose. E die of hunger as per which section of the Indian Penal Code 1860 both A and B are guilty of the murder of C। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सेक्शन 37। फिर है थर्ड कि भारत आईपीसी जो 1860 की किस धारा के अनुसार कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई, विश्वास की गई नहीं की जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है, विश्वास की गई हो। तो जो इसका सेक्शन है वो होगा सेक्शन 52, क्योंकि वहाँ पे सद्भावना पूर्वक मतलब गुड फेथ के बारे में बता रखा है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, आईपीसी 1860 की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपराधी जिन दंडों से दंडनीय है उनमें से एक कारावास 2 भांति का, अर्थात कठोर श्रम के साथ, और दूसरा है सादा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन 53 में बता रखा है। ठीक है, दंडों के बारे में। फिर है 5, आईपीसी 1860 की किस धारा के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्ति की होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश है। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। आंसर होगा सेक्शन 65। नेक्स्ट देखो 6, जो कै को एक ऐसा कार्य करते देखता है जो कै को हत्या प्रतीत होता है। कै सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णयों के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य को करते हुए पकड़ने के लिए सभी व्यक्ति को दे रखी थी, कै को अभ्यागृत करता है। आईपीसी 1860 की किस धारा के अनुसार कै ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि कै आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। तो ये सेक्शन 79 होगा। फिर है 7, जो कि है एक बड़े अग्निकांड समय आग एक घर से दूसरे घर में फैल रही थी। ऐसी परिस्थिति में आग को फैलाने से रोकने के लिए कै कुछ घरों को गिरा देता है। वह यह कार्य मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो एक्सेप्शंस में चली जाती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 7 का जो है सेक्शन 81 होगा आंसर। आईपीसी 1860 के किस सेक्शन में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो कि स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो सकता है। सेक्शन 100। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में बता रखा है कै को कै की हत्या कारित करने के लिए उकसाता है। कै ऐसे उकसाहट के अनुसरण में गै को विद करता है। गै का घाव अच्छा हो जाता है इस मामले में। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, कै हत्या करने के लिए कै को उकसाने का दोषी है। 10th क्वेश्चन है कि कै बै को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है। बै उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। आईपीसी 1860 के किस सेक्शन के अनुसार कै उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस दंड के दंडनीय है जिसमें कै है।
ठीक है, तो जो सेक्शन 109 है वो इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उपबंधित है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय है, एक अपराध करने के लिए एक आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए संहिता में कोई अव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसा अपराध का दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 4, मतलब सेक्शन 120B। फिर है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अधीन राजद्रोह शीर्षक से उल्लेखित अपराध के लिए दंड उपबंधित है, तो वो सेक्शन 124A होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, क्या एक लोक सेवक है और उस हैसियत से वह एक राज कैदी को अभिरक्षा में रखे हुए था। यह स्वेच्छा उस कैदी को ऐसे स्थान से जिसमें वह कैदी परिरुद्ध था निकल भागने देता है। आईपीसी सेक्शन कौन से सेक्शन में आईपीसी के जो कि वो दंडनीय होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 128 के अंदर है। फिर है 14 जिसमें है, क्या भारत सरकार की सैन्य का एक सैनिक न होते हुए इस आशय से विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक है, ऐसी पोशाक पहनता है जो ऐसे सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाती है, आईपीसी के जो किस सेक्शन में यह दंडनीय होगा। सेक्शन 140 में दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मामले में यह पाया गया कि 9 बलवाइयों में से एक केवल 3 घातक आयुध लिए हुए थे और बाकी लोग हैं जो किसी घातक आयुध ने सज्जित थे। आईपीसी 1860 किस धारा के अधीन ये तीनों बलवाई दंडनीय होंगे। ठीक है, मतलब ये रिओट्स होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन है 15 में देखो, तो 15 में जो सेक्शन होगा वो होगा 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधि विरुद्ध जमाओं के एक सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में एक अपराध किया। आईपीसी 1860 की किस धारा के अनुसार हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाओं का सदस्य था उस अपराध का दोषी होगा। तो जो 16 है उसका आंसर भी 4 है, 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक घर में जो उसके अधिभोग में है कुछ व्यक्तियों को जानते हुए कि वो व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लाए थे संशय देता है, तो आईपीसी के किस धारा के अधीन ये दंडनीय होगा। तो देखो सारे सेक्शन बेस क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट है सेक्शन 157। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जिला न्यायाधीश द्वारा निकले गए समन के पालना में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंध्यात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंध्यात होने में साक्ष्य लोप करता है, तो आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन यह दंडनीय होगा। तो ये जो है ये 174 आंसर इसका राइट है। फिर है, क्या लोक सेवक को किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देता है जिसे वह जानता है कि वह मिथ्या है, तो आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन क्या दंडित होगा। तो जो 19 है उसका आंसर होगा सेक्शन 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालता है, आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन वह दंडित होगा। ठीक है, तो जो इसका सेक्शन है आंसर वो होगा सेक्शन 186। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्वयं एक न्यायिक कार्रवाई के एक प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है, आईपीसी 1860 के अधीन वह दंडित होगा। तो जो 21 है उसका आंसर होगा सेकंड, मतलब सेक्शन 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये जानते हुए कि खे ने गै की हत्या की है, खे को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से गै के मृत शरीर को छिपाने में खे की सहायता करता है, आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन क्या है जो दंडित होगा। तो 22 है जो कि फर्स्ट सेक्शन 201। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खे को क्षतिकारित के आशय से उसके विरुद्ध एक दंडिक कार्यवाही 7 वर्ष से कारावास से दंडनीय अपराध में मिथ्या आरोप पर संस्थित करता है, आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन वह दंडनीय होगा। तो वो होगा सेक्शन 211, मतलब थर्ड आंसर राइट है। 24 है, क्या एक अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानत को छोड़ दिए जाने पर जमानत के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में असफल रहता है, आईपीसी के किस धारा के अधीन उसके इस प्रकार न्यायालय में हाजिर होने में असफल होने के लिए वह दंडनीय होगा।
तो जो 24 है उसका 4 आंसर राइट है, सेक्शन 229A। फिर 25 है, एक व्यक्ति सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित एक स्टाम्प का कूटकरण करता है। आईपीसी 1860 की किस धारा के अधीन वह दंडनीय होगा? तो 25 का जो सेक्शन 255 है, जो सेक्शन 255 है जो इसको बताता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। 26 देखो, एक व्यक्ति सवारी गाड़ी में अश्लील पवाड़े गाता है, ठीक है, मतलब गाने गाता है, जिससे यात्रियों को क्षोभ हुआ, उससे कौन सा अपराध किया? तो फर्स्ट आंसर राइट है। 27 देखो, एक ओझा मतलब झाड़ फूंक करने वाले ने एक लड़की को भूत प्रेत से प्रभाव से मुक्त करने हेतु इतना पीटा कि वह मर गई, तो वह दोषी है। तो आपराधिक मानव वध का जो हत्या नहीं है। 28 है, एन ने बै की कनपट्टी पर एक भरी हुई पिस्तौल रखकर उसे बिना पीछे देखे पीछे चलने को कहा। बै पीछे चला और पहाड़ी की सीधी ढलान से नीचे गिरा और मर गया। एन ने अपराध किया है। 28 का फर्स्ट आंसर हत्या का। 29 है, एक नवविवाहित दंपति घूमने को जा रहे थे। उन्हें गुंडा मिला जिसने पत्नी पर कुछ फुहड़ छींटकी की। उनके क्रोधित पति ने गुंडे को थप्पड़ मारा जिससे वह उत्तेजित हुआ और पति को चाकू घोंपकर मार गया, वह दोषी है। तो 29 फर्स्ट हत्या का। 30 है, एक्स वाई को मारने के आशय से उसके दूध में विष मिलाकर उसे पीने हेतु देता है, परंतु वाई ने वह दूध अपने पालतू कुत्ते को दे दिया और कुत्ता मर गया। क्या एक्स ने कोई अपराध किया है? तो हाँ, किया है। ठीक है, वो है हत्या का प्रयास, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। फिर है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 की वैधानिक स्थिति क्या है? तो वो होगा 2, ठीक है, मतलब निरसित नहीं। फिर 32 है, ए हैज़ स्कॉल्डेड बी फॉर स्मोकिंग, बी गोट annoyed and put a blow on the face of A dislocating his one tooth, has B committed any offense? तो जो 32 है उसका 4 grievous hurt। 33 है, एक सकड़ी गली से ए को अपने घर में जाने का अधिकार है। बै ने ए को घर जाने से रोकने हेतु अपने खुंखार कुत्ते को बिजली के खंभे से बांध दिया। क्या बै ने कोई अपराध किया है? तो जो इसका 33 है उसका आंसर होगा सदोष अवरोध। 34 है, अपनी पत्नी को बाहर जाने से रोकने हेतु पति ने पत्नी के कमरे के दरवाजे के बाहर से सिटकनी बंद कर दी, उसे कौन सा अपराध किया है? 34 2 सदोष परिरोध का। 35 है, एक घोड़े पर सवारी कर रहा था। वह उसे डराने के उद्देश्य से उसके घोड़े को चाबुक मारता है और घोड़े ने उसे गिरा दिया। वह ने कोई अपराध किया? 35 2 आएगा, आपराधिक बल। 36 अपनी त्योहारी चढ़ाते हुए ए ने बै को मारने हेतु उस पर अपनी छड़ी लहराई। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो जो 36 है उसमें 4 आंसर राइट है, हमला। 37 है, ताक झांप करने का अपराध जो आईपीसी में निहित है। तो जो 37 है उसका 3 सेक्शन 354C में। 38 क्वेश्चन है, एक 3 वर्षीय बच्चे के तलाकशुदा माता पिता पृथक पृथक रहते हैं। बच्चे की माँ एक अध्यापिका जबकि वह विद्यालय जाती है, बच्चे को अपनी माँ की देखरेख में छोड़ती है। पत्नी के अनुपस्थिति में वह अपनी सास को बिना बताए उसका पति बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उसका आपराधिक दायित्व क्या है? वो होगा किडनैपिंग, मतलब व्यापहरण। फिर है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 की वैधानिक व्यवस्था क्या है? तो जो 377 की है इसमें 39 में जो है थर्ड आंसर आएगा, ठीक है, विधिमान्य, जबकि ये 2015 का पेपर है तो उसी हिसाब से इसके आंसर की है। फिर है 40 क्वेश्चन, ए ने अपनी एक घड़ीसान को मरम्मत करने हेतु दी। एक घड़ीसाज की अनुपस्थिति में उसे बिना मरम्मत खर्च का भुगतान किए बेईमानी पूर्वक ए घड़ी उठा लाया, उसने कौन सा अपराध किया है? तो जो 40 है उसका फर्स्ट, चोरी किया उसने। ए ने बै को धमकी दी कि अगर वह उसे 50,000 रुपये नहीं देता तो वह उसके विरुद्ध अपमानजनक लेख प्रकाशित करेगा, परंतु बै ने रुपये नहीं दिए। ए ने कोई अपराध किया है? तो वो होगा थर्ड, आपराधिक अभित्रास। फिर है 42, एक सकड़ी व एकांत कली में ए ने बै की गर्दन पर चाकू रखकर उसे अपना बटवा देने हेतु धमकी देता है। बै ने बटवा दे दिया। ए ने क्या अपराध किया है? तो जो 42 है उसका आंसर होगा लूट की है, रॉबरी। 43 है, डकैती के अपराध में अपराधियों की न्यूनतम संख्या होती है। तो 43 है जो उसका आंसर होगा सेकंड, मतलब 5, ठीक है। फिर उसके बाद देखो
उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, बिना बीमा कंपनी को हानि पहुंचने के आशय से ए अपनी कार को आग लगा दी, उसने क्या अपराध किया? तो जो 44 है वो है फर्स्ट आंसर राइट है, रिस्टी मिसचीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नरों के एक समूह ने ए के घर में प्रवेश किया और रुपयों की मांग की, जिसके लिए उसने मना कर दिया। उन्हें बाहर निकलने को कहा, वे मकान के बाहर नहीं निकले, क्या उन्होंने कोई अपराध किया? तो जो 45 है वो सेकेंड आंसर है, आपराधिक अत्याचार। नेक्स्ट है, विवाह पर एक वर को कार भेंट में दे दी गई, विवाह के टूटने पर उसे कार लौटाने को कहा, जिसके लिए उसने मना कर दिया, उसका अपराध क्या? तो इसका कोई अपराध नहीं है। फिर एक नवविवाहिता पत्नी ने अपने जेवर बैंक लॉकर में रखने हेतु अपने पति को दिए, उसने अन्यत्र एक ऋण की प्रतियुक्ति हेतु गिरवी रख दी, उसने क्या अपराध किया है? तो वो है आपराधिक न्यासभंग। 48 है, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण ए ने मिथ्या कथन किया कि जेड कंपनी की खाद्य वस्तुओं में कोई हानिकारक तत्व है, क्या उसने कोई अपराध किया है? तो 48 है फर्स्ट, मानहानि। महिलाओं के एक समूह को चिढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यक्ति ने मलिनतापूर्ण भाषा का उपयोग किया, ठीक है, तो उसने क्या अपराध किया है? तो 49 है, उसका आंसर है 4, जो कि महिलाओं की लज्जा का नाम है। दो व्यक्ति एक मंदिर के दान पात्र को तोड़ते हैं परंतु उसमें कोई रुपए नहीं मिले, क्या उन्होंने कोई अपराध किया? तो वो है चोरी का प्रयास। फिर 51 क्वेश्चन है, 51 है, CRPC 1973 की धारा 2(क) में दी गई परिभाषाओं के अनुसार पीड़ित में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य के लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया और पीड़ित पद के अंतर्गत शामिल है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। फिर है 52, जो इसका आंसर है इसको ओमिटेड कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। CRPC 1973 की धारा 95 के अधीन एक पुस्तक समर्पण की घोषणा की गई। उस पुस्तक का प्रकाशन उस पुस्तक में हित रखने वाले व्यक्ति होते हुए इस घोषणा को इस आधार पर आपास करने के लिए उस पुस्तक में जिनके बारे में घोषणा की गई थी कि कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, किस न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो जो 53 है उसका आंसर होगा 4, उच्च न्यायालय में। फिर 54 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो अध्याय है 12 के अधीन अन्वेषण कर रहा एक पुलिस ऑफिसर इस संहिता की धारा 160 के अधीन किसी पुरुष की हाजिरी ऐसे स्थान में जिसमें वह पुरुष निवास करता है भिन्न किसी स्थान पर अपेक्षा नहीं कर सकता। तो 54 का आंसर 1 होगा। 55 एक मामले में साबित कर दिया कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है। CRPC 1973 की किस धारा के अनुसार उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की इसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है? तो जो 55 है उसका आंसर फर्स्ट होगा, सेक्शन 299 मतलब धारा 299। 56 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार इस संहिता की धारा 195 के अधीन भरण पोषण भत्ते के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने में न्यायालय की शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत है? तो जो 56 है उसका आंसर होगा सेकंड, धारा 126। फिर 57 है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित एक मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन वह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा? तो जो 57 है उसका सेकंड, धारा 209। 58 है, कै पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने कै के साथ छल किया वह आरोप में अशुद्ध रूप से उपवर्णित है। कै अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्ष्यों को पेश करता है और व्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार न्यायालय इसे अनुमान कर सकता है कि छल की रीति के उपवर्णन का लोप तात्विक नहीं है? तो जो 58 है उसका आंसर थर्ड होगा, धारा 215। 59 है, यदि अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करता है तो CRPC 1973 की किस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे सविवेक अनुसार दोष सिद्ध कर सकता है? तो जो 59 है उसका आंसर सेकंड है, धारा 229। 60 है, एक ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण
जो है वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अनुसार ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति के उस मामले की पुनः सुनवाई करता है? ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकते हैं जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। तो 60 है उसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, 259 सेक्शन। 61 देखो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 309 के अनुसार एक विचारण जो आईपीसी 1860 के धारा 1860 की धारा 376 कै ख ग घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, यथा संभव आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से कितने मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? तो वह 2 मास के अंदर। 62 है सीआरपीसी कि किस धारा के अधीन किसी अपराध का एक अभियुक्त सौदा विभाग के लिए उस न्यायालय में आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है? तो 62 जो है ओमिटेड कर दिया गया था। 63 है कि किस धारा के अनुसार इस संहिता की धारा 357 के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर आईपीसी का जो सेक्शन है 326A और डी या डी के अधीन पीड़िता का जुर्माने के संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा? तो 63 है उसका थर्ड होगा ऑप्शन राइट, सेक्शन 357B। 64 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडावेश उसके विरुद्ध दिया गया है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 64 का फर्स्ट आंसर राइट है, सेक्शन 374। फिर है जो सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार एक अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश ने किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा अधीन उसे अंतरित किया जाता है, सेशन न्यायाधीश की संहिता के अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होंगी, वह उनका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो जो 30 है अध्याय जो 30 है उसके अनुसार पूछा है, तो सेक्शन जो है 400 होगा। फिर 66 है कि किस धारा के अनुसार किसी ने चालू रहने वाले अपराध की दशा में नई परिसीमा काल उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है? तो वो है 66 में देखिए जो आंसर होगा वो होगा 4, सेक्शन 472। 67 है फिर है देखो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार एक सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडावेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो? तो 67 है सेकंड, सेक्शन 28। 68 है कि किस धारा के अनुसार जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता करता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है? तो 68 है जो उसका आंसर होगा सेकंड, सेक्शन 38। 69 है कि जो किस धारा के अधीन बलात्संग अपराधी व्यक्ति की पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की प्रक्रिया उपबंधित है? तो 69 है उसका फर्स्ट, सेक्शन 53A। 70 एक व्यक्ति जो समन किया गया है सम्यक तत्परता बरतने पर भी नहीं मिल सका, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार समन की तामील 2 प्रतियों एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर जा सकती है? तो जो 70 है उसका आंसर होगा थर्ड, सेक्शन 64। 71 है कि जो सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अधीन एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले के विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है? तो 71 है जिसका आंसर होगा 192 सेक्शन। ठीक है, फिर है 72 जिसमें किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति के व्यपरण के अपराध का विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वे व्यक्ति व्यपृत किया गया है या निरुद्ध किया गया है? ठीक है, तो 72 है उसका आंसर फर्स्ट होगा, सेक्शन 181 का जो सेकंड क्लोज है उसके अंदर। 73 है कि किस धारा के अधीन एक उच्च न्यायालय एक सेशन न्यायालय निर्देश दे सकता है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास या उपांतरित कर दी जाएगी? तो जो 73 है उसका सेकंड है 439। 74 है कि जो सेक्शन सीआरपीसी में 262 का सेकंड क्लोज के अनुसार संक्षिप्त विचारणों के लिए किसी मामले में दोष सिद्धि पर कारावास की अवधि नहीं होनी चाहिए अधिक? ठीक है, तो जो 74 है उसका 3 मास में, मतलब फर्स्ट जो है आंसर राइट है 74 का।
75 है, पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने के बाद अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई करने का अवसर देने के पश्चात एक मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है, भारतीय दंड संहिता 1973 की इस धारा के अधीन वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। तो जो 75 है, ठीक है, उसमें एक जो सेक्शन 239, ठीक है, वो होगा। 76 है जो मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, मतलब जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं परिवाद के मामले में परिवाद की शपथ पर परीक्षा करेगा। तो जो 76 है उसका आंसर फर्स्ट होगा, मतलब मजिस्ट्रेट स्वयं। 77 है, न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इसका 4 आंसर राइट है। 78 है, एक वर्ष में किए गए एक ही किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है यदि उनकी संख्या अधिक नहीं है, तो 78 है सेकंड, ठीक है, 3 से। फिर है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणा का संचालन कौन करता है, तो वो है थर्ड, लोक अभियोजक। फिर 80 है, अभिवाक सौदेबाजी का उपाय उन अपराधों में उपलब्ध है जो दंडनीय है, तो 80 का 4 आंसर राइट है, 7 वर्ष तक के कारावास से। 81 है, सह अपराधी को क्षमादान नहीं दिया जा सकता, तो 81 का आंसर फर्स्ट राइट है। 82 है कि एक निर्देश भेजा जाता है, ठीक है, तो 82 का आंसर 4 राइट है, हाई कोर्ट को। फिर है 83, एक व्यक्ति को हत्या कारित करने के कारण आजीवन कारावास का दंड दिया गया, राज्य सरकार उसे कारावास से तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक कि उसे न्यूनतम कारावास पूरा ना कर लिया हो, तो जो 83 है उसका 4 आंसर है, ठीक है। 14 वर्ष का साक्ष्य शब्द में सम्मिलित नहीं है, तो 84 है, उसका आंसर 4 है, केवल बहस। फिर है 85, तथ्य शब्द में सम्मिलित नहीं है, मतलब फैक्ट्स में क्या इंक्लूड नहीं है, तो 85 है फर्स्ट, की आदमी को संकट भी आशंका थी। 86 है, ए ने बी को पीटकर मार दिया, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत नहीं है, तो 86 का थर्ड, उसकी बी से रिश्तेदारी। फिर 87 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है, तो जो 87 है उसका आंसर 4 राइट है। 88 है, संस्वीकृत के दोष स्वीकृत के भाग को न्यायालय स्वीकार कर सकता है और इसे अन्य साक्ष्य से पृथक करते हुए अभियुक्त को दंडित कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है, तो जो 88 है वो थर्ड, निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य के वाद में संस्वीकृति सुसंगत नहीं बन जाती यदि वह की जाती है, तो 89 4 राइट है, जबकि यह किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की जाती है। 90 है, धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नांकित विशेषज्ञ श्रेणी में नहीं आते, तो जो 90 है उसका आंसर होगा सेकंड, खोजी कुत्ता, मतलब जो ट्रैकर डॉग होते हैं उनको। फिर है 91 की व्यक्तियों की मौखिक साक्ष्य सुसंगत नहीं है, तो 91 का 4 आंसर राइट है, एक व्यक्ति जिसे एक तथ्य के बारे में बताया गया हो। 92 है कि प्रलेखों को प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता, तो 92 का जो फर्स्ट है कि प्रलेख की छाया प्रति, मतलब फोटोकॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। 93 है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड है, तो 93 का 4 आंसर राइट है, डिक्री ऑफ डिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दस्तावेज जिसे उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया था यथार्थ माना जाएगा यदि उसे निष्पादित किया गया था, तो 94 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, ठीक है। फिर 95 है, मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, तो इस 95 का फर्स्ट आंसर राइट है। 96 बच्चे की धर्मस्थता के संबंध में विधि का विज्ञान अभिवासी हो गई किस याद में, जो 96 है उसका आंसर होगा सेकंड, नंदलाल वासुदेव बनाम लता वासुदेव। 97 है कि द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज नॉट अवेलेबल टू, 97 का जो आंसर होगा ओमिटेड कर दिया है। 98 है कि हु गेट ए विटनेस डिक्लेयर एज होस्टाइल, मतलब जो पक्षद्रोही है जो कौन घोषित करवा सकता है, ठीक है, तो ये जो 98 है इसका आंसर होगा फर्स्ट, उसे साक्ष्य हेतु बुलाने वाले पक्षकार द्वारा। 99 है, द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस कैन नॉट बी इम्पीच्ड, तो 99 है उसका आंसर 4 होगा, इन केस ऑफ रेप दैट द प्रोसिक्यूशन इज ऑफ इमोरल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण अपने आप में आधार हो सकती है, 4 आंसर राइट है। 101 है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की किस धारा के अधीन किसी स्वापक औषधि अथवा मन प्रभावी पदार्थ के उपयोग के लिए दंड उपबंधित है, तो 101 है, जो जिसका आंसर होगा थर्ड, धारा 27।
फिर है 102 जो स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की किस धारा के अनुसार अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समर्पण की बाबत अध्याय 5 के अधीन किसी कार्रवाई में साबित करने का भार कि जो 68 जै के अधीन तामील की गई सूचना के विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति अवैध संपत्ति नहीं है प्रभावित व्यक्ति पर होगा। तो 102 है उसका आंसर 2 राइट है। ठीक है, सेक्शन 68 जो 3 दे रखा है वो। फिर है 103 जो स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की किस धारा के अधीन वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी उपबंधित हैं। तो 103 है जो 1 धारा 50। 104 है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की किस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को यह जानते हुए अर्जन नहीं करेगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत कारित किए गए अपराध से प्राप्त की गई है। तो जो 104 है उसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, धारा 8 के। 105 है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रिप सब्सटेंस एक्ट 1985 प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ इज प्रोवाइडेड। तो 105 का जो आंसर है वो 4 आंसर राइट है, सेक्शन 69। फिर है 106 जिसमें कैद जो कि अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति के एक सदस्य है के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारता है। ठीक है, SC/ST एक्ट है किस धारा के अधीन कैन्य अत्याचार का एक अपराध किया है। तो 106 है जिसका जो आंसर होगा वो 3rd है। ठीक है, सेक्शन 3 का क्लोज 1st का सब क्लोज 3rd। 107 है SC/ST एक्ट कि किस धारा के अनुसार इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो CRPC 1973 में अभिप्रेत है। तो 107 है उसका आंसर 1st रहेगा, सेक्शन 2B 1। फिर 108 है अनुसूचित जाति जनजाति क्या धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार एक लोक अभियोजक में निर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो प्रत्येक विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी। तो 108 है जो सेकंड 7 वर्ष तक। ठीक है, फिर 109 है जो SC/ST एक्ट है किस धारा के अधीन ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया माप और फोटो आदि लेने का प्रावधान उपबंधित किया गया है। तो 109 है उसका आंसर 3rd, धारा 12। 110 है SC/ST की जो किस धारा के अनुसार CRPC 1973 की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। तो 110 है वो 4, धारा 18। 111 है कि अपने मालिक है के साथ एक पिस्तौल जिसका मालिक है कि अनुज्ञप्ति के निवारण के लिए किया जाता है उस समय कै वह पिस्तौल अपने साथ लेकर चलता है हालांकि उसके पास किसी अग्नायुध का रखने की अनुमति नहीं है, मतलब उसके पास लाइसेंस नहीं है। क्या कहने जो आर्म्स एक्ट है उसके अधीन कोई अपराध किया है। तो 111 में 4 है कि नहीं, धारा 3 के अनुसार। ठीक है, फिर है 112 जिसमें बता रखा है कि यदि कोई व्यक्ति किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों प्रतिषिद्ध गोला बारूद के प्रयोग में लता है या जो आर्म्स एक्ट के जो सेक्शन 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करता है ऐसे प्रयोग कार्य परिणाम के स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के अधीन मृत्युदंड से दंडनीय होगा। तो 112 उसका आंसर 3rd होगा। ठीक है, सेक्शन 27 का 3rd क्लोज। फिर 113 है जो आर्म्स एक्ट की किस धारा के अधीन यह उपबंधित है कि किस अधिनियम के अधीन हर अपराध CRPC के अर्थ के अंदर संज्ञेय होगा। तो 113 है उसका आंसर होगा सेकंड, सेक्शन 38। 114 है कि धारा 2 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 114 में आंसर होगा 1, अग्नायुद्ध के अंतर्गत ग्रेनेड भी आते हैं। फिर 115 है जब कोई आबकारी योग्य वस्तु किसी व्यक्ति की ओर से उस व्यक्ति की पत्नी के कब्जे में हो तो राजस्थानी आबकारी अधिनियम मतलब जो एक्साइज एक्ट है किस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति के कब्जे में समझी जाएगी। तो 115 है जिसका 3rd, सेक्शन 6। फिर है 116 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की किस धारा के अनुसार कोई भी अनुज्ञात विक्रेता किसी भी शराब या मादक औषधि द्रव्य का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को जो जाहिर तौर पर 18 वर्ष से कम आयु का है नहीं करेगा। तो 116 है जिसका एक आंसर राइट है, सेक्शन 22। फिर 117 है कि जो आबकारी मतलब एक्साइज एक्ट है किस धारा के अधीन तलाशी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के लिए आबकारी आयुक्त या मजिस्ट्रेट की शक्ति उपबंधित है। तो 117 है जो 4,
जो धारा 46। फिर है किस धारा के अधीन मृत्यु में परिमाणित अपमिश्रण के लिए शासित उपबंध है? तो 118 है, उसका आंसर होगा 2। ठीक है, सेक्शन 54B। फिर 119 है कि परिवहन शब्द से तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जो 119 में है, जो कि सेकंड आंसर राइट। 20 है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा के अधीन इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शक्तियाँ उपबंधित हैं? तो जो 120 है उसका आंसर 1 है, धारा 7। 121 है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेशों द्वारा कोई कथन करने के लिए अपेक्षित होने पर एक मिथ्या कथन करता है और वह जानता है कि वह किसी सारवान विशिष्ट में मिथ्या है, दंडित किया जाएगा। तो जो 121 है उसका आंसर थर्ड है, धारा 9। फिर 122 है कि किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर एक अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा? 122 है, उसका सेकंड है, धारा 10 के। 123 है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के अनुसार भ्रूण से अभिप्रेत गर्भधारण के पश्चात कितने सप्ताह दिनों के अंत का कोई विकासोन्मुख मानव जीव? तो जो 123 है उसका आंसर होगा सेकंड, 8 सप्ताह या 56 दिन। फिर है 124 जिसमें गर्भधारण और पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक की किस धारा के अधीन लिंग अवधारण का प्रतिषेध किया गया है? तो 124 है, जो उसका आंसर है 4 आंसर राइट है, सेक्शन 6 की। फिर 125 गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक की किस धारा के अनुसार अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, जमानती और अक्षमनीय होगा? ठीक है, तो इसका 125 है, उसका आंसर होगा सेकंड, सेक्शन 27। फिर 126 है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो 126 का जो आंसर होगा वो 4 पानी। 127 है आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार निहित है। तो जो 127 है उसका आंसर होगा 1 केंद्रीय सरकार में। फिर 128 है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जहां किसी आवश्यक वस्तु को जब्त किया जाता है उसकी एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो जो 128 है उसका आंसर होगा सेकंड, जिला कलेक्टर को। फिर 129 है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का विचारण किया जाएगा। तो 129 है सेकंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। ठीक है, फिर है 130 अंडर द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 1994 द वर्ड गायक्नोलॉजिस्ट मीन। तो गायक्नोलॉजिस्ट मीन होगा 130 का 4, ए पर्सन हु पासिस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन गायक्नोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिक्स। फिर है 131 कि द फॉर कंडक्टिंग सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज ऑन ए प्रेग्नेंट वुमेन हर एज शुड बी अबाउ। तो जो 131 है उसका आंसर होगा फर्स्ट, 35 ईयर। सेकेंड 132 है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो 132 जो है ओमिटेड कर दिया था और 133 भी जो है ओमिटेड कर दिया गया। फिर है 134 जिस गर्भधारण और प्रसव पूर्व जो अधिनियम है दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय है। तो थर्ड आंसर राइट है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। 135 है यौन अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम है। तो 135 है थर्ड, ठीक है, 18 ईयर। फिर है एक शराबी पुरुष ने जानबूझकर बालिकाओं के सामने अपने कपड़े उतार दिए, उसने क्या अपराध किया? तो 136 है फर्स्ट, लैंगिक उत्पीड़न मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट। 137 है द वाइफ ऑफ स्कूल टीचर इंटेंशनली लीव हर हाउस टू फैसिलिटी हर हस्बैंड टू कमिट रेप ऑफ ए गर्ल स्टूडेंट प्रेजेंट हियर, व्हाट इज हर क्रिमिनल लायबिलिटी? तो 137 है सेकंड, शी इज गिल्ट ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन 16 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। फिर 138 है गर्ल रिपोर्टेड to the SHO of a police station that she has been sexually abused but he did not record her report. Has he committed any offence? तो 138 है जो 4, he is guilty for not recording her report। फिर है 139 लैंगिक हमले से उत्पीड़न पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून्य नहीं होगा। तो 139 है सेकंड, उप निरीक्षक पुलिस। 140 है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों का विचारण किया जाएगा। तो 140 है 4, विशेष न्यायालय द्वारा। फिर है 141 द वर्ड डॉरी
अंडर द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इंक्लूडेड, तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसमें दहेज शब्द में सम्मिलित है। तो 141 का है 4, एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने हेतु वर द्वारा दिया गया धन। फिर 142 है एन इंडस्ट्रियलिस्ट has given an advertisement that anyone marrying his blind daughter will be given half of his property. Has he committed any offence? तो 142 है जो उसका आंसर होगा 4. He has committed an offence in section 4A of the Dowry Prohibition Act 1961. 143 है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा शब्द में सम्मिलित है परीक्षाएं जो अभियोजित की जाती है। तो देखो 143 है उसका 4 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। 144 एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जा रहा था, संयोगवश उसे सड़क पर एक प्रश्न पत्र पढ़ा मिला, उसने उसे पढ़ा और अपनी पुस्तक देखी, बाद में वही प्रश्न पत्र उसे परीक्षा में दिया गया, क्या उसने कोई अपराध किया? 144 1 कोई अपराध नहीं है, ठीक है। 145 है द ऑफेंस अंडर द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 आर। तो 145 का जो 4 है बोथ कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध है, ठीक है। तो 145 है जो उसका आंसर होगा 4 संज्ञेय एवं जमानती दोनों। 146 है कि खास सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत खास शब्द में सम्मिलित नहीं है, तो 146 होगा 4 औषधि उत्पाद। फिर है 147 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की संस्था की गई द्वारा, तो 147 का जो आंसर है फर्स्ट भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 148 है कि खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह हो या रहा हो, तो जो इसका आंसर होगा 148 का वो होगा थर्ड जिला न्यायालय का न्यायाधीश। 149 है राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम के अंतर्गत एक बच्चिया गाय हो जाती है यदि उसकी उम्र पूरी हो जाती है। 149 1 3 ईयर। 150 है व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर ऑफ बोवाइन एनिमल टू बी कैरिड फॉर शॉल्टर, ठीक है। तो 150 का जो आंसर होगा उसको ओमिटेड कर दिया गया था, ठीक है। तो जहाँ भी स्टार लगे हुए हैं इनको जो है डिलीट कर दिया, ठीक है। और जो ये 150 क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो गए लॉ फर्स्ट पेपर के।